बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आपदा प्रबंधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह चैप्टर भूगोल क्लास 10 से लिया गया है। तो चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए सुनामी, बी बाढ़, सी भूकंप और डी आतंकवाद। तो देखिए, इसमें एक आतंकवाद ही ऐसा आपदा है जो मनुष्य के द्वारा खुद से फैलाया जाता है और ये आपदा का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल में जो गैस की जो दुर्घटना घटी थी ना, यह दुर्घटना मानव जनित, मानव के द्वारा, यह मानव के मिस्टेक से, मनुष्य के द्वारा गलतियां होने के कारण से यह भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो गैस की जो रिसाव हुआ था, ठीक है ना, यह मनुष्य के द्वारा ही घटित घटना थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो मनुष्य के द्वारा आपदा जो मनुष्य के कारण से आता है, ये कौन सी आपदा मनुष्य के कारण से नहीं आई है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सारे जितने भी आपदाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, ये मनुष्य के कारण से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप कब आया था। ए 1934, 1904, 2008 और 1997। तो आप बिहार में भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, बहुत भयंकर भूकंप आया था, ठीक है ना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी जो है, इसका प्रमुख कारण क्या है पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए भूकंप, समुद्र में भूकंप आ जाना, स्थलीय क्षेत्रों पर भूकंप आ जाना, स्थलीय क्षेत्रों का भूकंप आ जाना, और उसके बाद है अगला द्वीप पर भूकंप आ जाना, और इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है ना, यह जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसके जो समुद्र की जो पानी है, यह उसके जो स्थानीय क्षेत्रों पर, जैसे कि ये हो गया समुद्र, ठीक है ना, और ये इसका ये स्थानीय क्षेत्र हो गया। तो जब इसमें भूकंप आता है तो जल लेवल, पानी का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा चला जाता है, जिस कारण से ये काफ़ी ऊंचा जल स्तर स्थानीय क्षेत्रों में, यह बहुत ऊंची जल के साथ एक बार जो स्थलीय क्षेत्रों में फैल जाती है, और इसी को सुनामी कहा जाता है, ठीक है ना, या एकाएक जल का स्तर जो है ऊपर उठ जाना, ठीक है ना, सुनामी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। अब भूकंप तो यह वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक और मांसाहारी। देखिए, अब महामारी है, तो जो भूकंप है ना, यह प्राकृतिक आपदा है जो मनुष्य के द्वारा नहीं फैलाए जाते हैं। यह कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा ही होते हैं, ठीक है ना। ये इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अपने आप स्वतः होता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। तो अधिक रेल का परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण और कोयना बांध का निर्माण। तो यहाँ पर कोयना बांध का जो निर्माण है ना, ये उसका कारण हो सकता है, और ये सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भूकंप को किससे मापा जाता है या किस में मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से, फोकस से, रिएक्टर स्केल से और सुनामी से। तो देखिए, सुनामी तो ये आपदा का नाम है ना, लेकिन जिससे हम नापते हैं ना भूकंप, ठीक है ना, जिस पैमाने से, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल है, इससे मापा जाता है, और इसमें एक जैसे कि पूछा जाता है भूकंप का मतलब इसका पैमाना क्या था ना, तो यह जो पैमाना है जिससे हम नापते हैं कि भूकंप कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना, इसको हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब वैसी आपदा जो स्वतः नहीं अपने से घटित होती है, जैसे कि बाढ़, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। तो यहाँ पर जो बाढ़ है यह स्वतः घटित होती है, भूकंप और सुखाड़ ये स्वतः घटित होती है,
ठीक है ना। और लेकिन हिंसा जो है यह मनुष्य के द्वारा ही घटित होती है, मनुष्य के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है, मनुष्य के द्वारा फैलाई गई आपदा है, कौन सी, ठीक है ना। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, तो इनमें सभी तो मानव के द्वारा फैलाए गए जो आपदा है, ठीक है ना, यह इसमें से सभी हो सकते हैं। महामारी भी, जैसे कि अब कोरोना वायरस के बारे में कह सकते हैं कि ये भी एक महामारी ही है अभी के समय में, लेकिन यदि यह मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई होगी इस बीमारी को तो कहा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में भूकंप कब आया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था, और बिहार में एक बार और भूकंप आया था, ठीक है ना, 1934 के बाद 1997 में भी, और इसको आप आंसर यहाँ पर ठीक लगा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे अधिक सही माना जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा सूरज के का ताप अधिक प्राप्त होना, घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, जन धन को व्यापक क्षति पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना जो है, ठीक है ना, आकस्मिक दुर्घटना को हम क्या कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। आपदा प्रबंधन क्या है, तो भूकंप, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय। तो जो आपदा प्रबंधन है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई आपदा आ गई और आपदा के आने के बाद से, ठीक है ना, उसके जो प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए, उसके दुष्परिणाम को कम करने के लिए, ठीक है ना, उठाए गए कदम को आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा विनाशकारी आपदा कौन सा है, इनमें से कौन सा कम विनाशकारी आपदा है। अब देखिए आपदा तो बहुत तरह के होते हैं, कुछ ज़्यादा भयंकर भी होता है, ज़्यादा विनाशकारी भी होता है, कुछ कम विनाशकारी भी होता है, ठीक है ना। तो कम विनाशकारी आपदा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पर भूस्खलन जो है यह कम विनाशकारी आपदा होता है, क्योंकि भूस्खलन जो अर्थ का जो सरफेस का मतलब पृथ्वी की सतह के जो ऊपरी सतह है या उसका टूटना बिखरना, इसको हम भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। लेकिन सुनामी, बाढ़, सूखा जो है ये बहुत ज़्यादा जो है यह विनाशकारी आपदा है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात है ये हमेशा आते रहते हैं, और इसका एक मतलब समय भी है जिस समय में यह काफ़ी ज़्यादा बार आता है, ठीक है ना। इसका समय देखिए कौन सा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में जो आपदा आता है ना, सबसे ज़्यादा अक्टूबर नवंबर के समय में यह काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप धारण करता है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए ना तो उसको रोकने के लिए, उसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब बाढ़ आ जाती है ना तो उससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि नदी के जल दूषित होने लगते हैं, नदी के दोनों तटबंधों का टूट जाते हैं, नदी पर मजबूत पुल भी टूट गए होते हैं, इन पर पुल बनाने की ज़रूरत होती है ना। नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां, अब ये बसाना है कि नहीं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है नदी के तटबंधों का निर्माण करना, कि जब तक नदी के जो तटबंध है, ठीक है ना, उसका निर्माण नहीं करेंगे तो पानी का जो जल स्तर है वो हमेशा बढ़ते रहेगा, उसको हम उस पर काबू नहीं कर पाएंगे। इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। देखिए तो भारत का सूखा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा सूखा पड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे उसके नाम पूछे जा रहे हैं कि कौन सा इसमें नाम आएगा, पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र और ये सभी। तो यहाँ पर जो जितने भी राज्य हैं और जितने भी प्रदेश के नाम, ये सभी स्थानों पर क्या होते हैं ना कि यहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, इन सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसे सूखा प्रदेश भी कह सकते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। भूस्खलन मतलब धरती के जो सतह है उसका टूटना बिखरना या खिसकना कह सकते हैं। यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है। सुनामी एक ज्वालामुखी पहाड़ है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, भीषण गर्मी या समुद्र में विनाशकारी समुद्री लहर। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा विनाशकारी समुद्री लहर। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो समुद्र में भूकंप आते हैं तो समुद्र का जो लहर है ना, जो ये जल की तरंगे हैं, ये क्या करती हैं, जो किनारे की तरफ ये बढ़ते चली जाती हैं। लेकिन इन तरंगों का काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जब होने लगता है तो ये कब होता है, जब उसमें भूकंप आते हैं समुद्र में। और ये जो है इसकी जो लहर है यह स्थलीय क्षेत्रों में काफ़ी दूर दूर तक ये चली जाती है। और क्योंकि इसकी जो ये तरंग है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये विनाशकारी भी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर विनाशकारी समुद्री लहर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए सुनामी जो भाषा है ना, सुनामी एक दूसरे भाषा से लिया गया शब्द है, जो जापान से लिया गया है, जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है। अब देखिए एक तो बाढ़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि ये चैप्टर का ही नाम है प्राकृतिक आपदा। तो बाढ़ ये कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित या सामान्य आपदा है। तो देखिए जो बाढ़ है ना, यह दोनों तरह की आपदा कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें से प्राकृतिक आपदा भी हम कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सटीक होता है। क्योंकि जब नहरों के बांध टूटने से, क्योंकि नहर जो है यह मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, लेकिन उससे कम बराज वगैरह बांध टूटने से बाढ़ आता है तो ये बहुत कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है बाढ़ की जो समस्या है, वर्षा ऋतु के जो पानी एकाएक जो बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना, नदियों का बांध टूट जाते हैं, नदियों का खास करके, तो यह बाढ़ आती है। तो इस तरह की जो बाढ़ आती है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए जब नदियों में बाढ़ क्यों आएगा, जो जल की अधिकता हो जाएगी, नदी के तली में अवसाद का जमना या वर्षा का न होना। देखिए जब वर्षा नहीं होगा तो नदी में बाढ़ तो आएगी नहीं, लेकिन जब नदी में जल की अधिकता हो जाएगी, जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नदी में बाढ़ तो निश्चित रूप से आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार और पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। देखिए बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, ठीक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है ना, उत्तरी बिहार में, क्योंकि यह जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बिहार के साथ साथ और भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है ना, कुहासा तटबंध किस नदी पर स्थित है। जो कुहासा तटबंध है ना, यह किस नदी पर स्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कुहासा तटबंध एक कोसी नदी है, कोसी नदी के तट पर ही स्थित है। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक, मतलब बिहार में जितने भी प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है, उन सब में एक सबसे भयानक आपदा कौन सी है। यह सबसे बड़ा भयानक आपदा बाढ़ की है। यहाँ पर बिहार में समस्याएं बाढ़ की काफ़ी ज़्यादा है और मुख्य रूप से उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और प्रत्येक 2 या 4 साल में एक बार तो बाढ़ आना तय ही है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। तो देखिए यह जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया, ठीक है ना, और उसका नाम रखा गया था भाखड़ा नंगल बांध। तो यह सतलज नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। देखिए पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आता है ना, तो पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है। देखिए इनमें से एक है दामोदर, महानदी, गंगा और कोसी। तो इसमें एक दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल में जाकर के बहती है और इसी कारण से यहाँ पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। अच्छा ठीक है, सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर और नागार्जुन सागर। तो उसका जो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है, नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है गोविंद सागर, ठीक है ना, जलाशय। तो ये जो गोविंद सागर है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मालाखत में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है।
ठीक है ना। तो बिहार का शोक जो है, बिहार में एक नदी है कोसी नदी, और इसी कारण से उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं, और इस कारण से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूखा। अच्छा, यह सुखाड़ इसका दूसरा प्रवासी नाम है ना। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो जो सुखाड़ है यह किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य आपदा, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपदा मानव के द्वारा फैलाए जाते हैं या मानव के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से जो आपदा आती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से एक आपदा है प्राकृतिक आपदा, जिससे तापमान काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर सुखाड़ पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था, ये मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण से हुआ था ना, तो इसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक के बताइए। तो सूखा के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, मतलब सूखा क्यों पड़ता है? बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए, अब बारिश जब ज़्यादा नहीं होगी, बारिश जब ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा कि जो जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा और पानी की कमी होने लगेगी। जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा, और इसका ये सही आंसर हो जाएगा। सूखे के बचाव के मुख्य तरीकों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि सूखा के बचाव के लिए मुख्य तरीका कौन सा हो सकता है। तो देखिए, जब सूखा पड़ता है तो वहाँ पर जल की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो नदियों को आपस में जोड़ने से तो नहीं हो सकता है, उतनी समस्या का समाधान नहीं है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने से नहीं हो सकती है, लेकिन वर्षा जल को संग्रहण करें तो यहाँ पर सूखे से बचाव हो सकता है, ताकि जब सूखा पड़ने लगे तो वर्षा जल को हम क्या करें, फिर से फसलों में उसको डाल सकें, ठीक है ना, या उसको हम फिर से यूज कर सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि या सुखाड़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है कि जब जितने किसान होते हैं जब वो खेती करते हैं तो उनके फसल सूखने लगते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण तो एक ही है कि मिट्टी में नमी का अभाव, मिट्टी में क्षय के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण। लेकिन जब जल की कमी हो जाएगी तो सूखा पड़ना तो निश्चित ही है, तो ये इसका सही आंसर होगा। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। देखिए, जब बाढ़ में होता है तो सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? फसलों की, पशुओं की, भवनों की, उपरोक्त में सभी। अब देखिए, जब बाढ़ आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा, ठीक है ना। तो जब बाढ़ आएंगे ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन सब के होंगे, फसल भी जाएंगे, पशु भी मरेंगे, और भवन तो टूटेंगे ही। तो ये इसमें हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा कब पड़ता है? इसकी अचानक, सूखे, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब सूखा पड़ता है ना तो ये पानी का जो वर्षा जल है या धरती का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और बारिश की कमी होने लगती है। तो ये धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है, अचानक ये होता नहीं, ठीक है ना। अचानक में क्या होता है? अचानक में भूकंप आ जाता है, ठीक है ना, और बाढ़ आ जाता है। कह सकते हैं कि अचानक बाढ़ आ जाएगी, बांध टूट जाएगा तो बाढ़ आ सकती है, ठीक है ना। तो ये सब अचानक आते हैं, लेकिन सूखा अचानक नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका? अब देखिए, जाड़ा के समय में, ठंडी के समय में ही बाढ़ कहाँ आ सकती है? केरल, तमिलनाडु, बिहार और असम। देखिए कि जाड़ा के दिन में बाढ़ आपके तमिलनाडु में आ सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर आ सकता है? तमिलनाडु में आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? मतलब सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है कौन से राज्य में? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी बिहार, और डी गुजरात। गुजरात में ज़्यादा सूखा पड़ने की संभावना होती है, ज़्यादा सूखा यहीं पर पड़ता है। बिहार में कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? मतलब सामुदायिक भवन निर्माण के बारे में कह रहा है कि कितने, इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, और इसका सही आंसर होगा 4000 वर्ग फीट पर, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से
की जो तरंगे हैं ना पृथ्वी तक पहुंचने थे, इसको अब PLS 3 तरंगों में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 तरंग हैं, इनमें से कौन सा तरंग सबसे पहले अर्थ सरफेस तक ना पहुँचती है, तो इसमें सबसे पहले P तरंग जो है जमीन के सतह तक पहुँचती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो जो भूकंप का केंद्र के जो ऊर्ध्वर पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे मतलब धरती की जो सतह है ना, उसके नीचे का वह स्थान जहाँ पर भूकंप का जन्म होता है, ठीक है ना। क्या कहा था, धरती के अंदर जहाँ भूकंप का जन्म होता है, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं, तो इसको जहाँ पर भूकंप का जन्म होता है ना, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। तो P तरंग, L तरंग, ठीक है, और आगे है S तरंग और O तरंग। तो यहाँ पर जो D नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, O तरंग, ये भूकंपीय तरंग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने भूकंपीय मतलब भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं मुख्य रूप से इनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है। देखिए सुनामी समुद्र में है, समुद्र स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में और कहीं नहीं। अब बताइए कि सुनामी कहाँ पर आता है। तो देखिए जो सुनामी है ना, कई बार हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो समुद्र में जो जल है, उस समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो पानी का जो जल स्तर है काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, ठीक है ना, और उसी को सुनामी, वही सुनामी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। अब देखिए कि 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आया था और यह सुनामी सब बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना, जो विश्व स्तर पर सबसे मतलब भयंकर भूकंप इस समय आए हुए था 2004 में। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, अभी भी हम लोग इसको पढ़े हैं कि समुद्री भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जो महासागर के नीचे जो है तल में यदि कंपन होती है तो वहाँ पर पानी का जलस्तर ऊपर उठने लगता है और इसे हम सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। ये सुनामी का रूप धारण भी कर लेता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, भूकंप का सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है, ठीक है ना। तो PSL और P, यहाँ पर P डबल दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भूकंप का सबसे खतरनाक तरंग जो है L है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी के बचाव इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठा। देखिए सबसे गलत जो तरीका है ना, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भूकंप, सुनामी, बचाव, इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। अब भूकंप निरोधी बोल रहा है कि भवनों का निर्माण, यहाँ पर भूकंप रोधी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर निरोधी, भूकंप रोधी यदि भवन रहता तो भूकंप से जो धरती जो कंपन करती है या भूकंप जो आता है तो उसके प्रभाव को झेलने की क्षमता मतलब बिल्डिंग में होता है, भवन में होता है। लेकिन भूकंप निरोधी जो होते हैं ये इस भूकंप को ध्यान में रख के घर नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। अब देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है अभी के समय में, ठीक है ना। तो अभी के समय में जो संचार है, ठीक है ना, और इसका सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन है, ठीक है ना, सबसे लोकप्रिय रहा है। अभी तो मोबाइल भी हो सकता है लेकिन अभी सार्वजनिक टेलीफोन ही है बुक के अनुसार से। तो आप लोग इसी को टिक लगाइएगा और यही सही आंसर है बुक के अनुसार से। वैकल्पिक संचार साधन
इनमें से कौन सा नहीं है? संचार साधन इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। रेडियो, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ अंतरिक्ष जो है ये संचार का साधन नहीं है। अंतरिक्ष हम कुछ से संचार होता नहीं है, लेकिन ये माध्यम जरूर है, ठीक है ना, लेकिन ये इससे संचार नहीं होता, ये संचार का साधन नहीं है। इसको यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं? अब देखिए प्राकृतिक बाढ़, सूखा, भूकंप और आतंकवाद, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट